वेद और पलक ब्लडी इश्क एपिसोड 34। अगली सुबह वेद और पलक सोकर उठे तो दोनों साथ में ही रेडी हुए। आज उन दोनों ने ब्लू जीन्स और वाइट टी शर्ट पहना। दोनों ने सेम कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल आम कपल लग रहे थे। पलक बहुत खुश थी, एकदम मैचिंग मैचिंग कपड़े पहनी थी। उसके बाद दोनों बाहर आए तो वेटर उनके लिए टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया। पलक तुरंत वेद से बोली, मुझे यहाँ पर ब्रेकफास्ट नहीं करना, तालाब के पास चलकर वहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे। क्योंकि वेद ने रात को उसे बातों ही बातों में कहा था कि यह तालाब भी होटल का ही है। अगर वह यहाँ पर खाना चाहे तो वेटर यहाँ पर टेबल लगा सकते हैं, जिसकी वजह से पलक सुबह में वेद से कहने लगी। वेद ने वेटर की तरफ देखकर तालाब के पास ही टेबल लगाने के लिए कहा और वे दोनों वहीं चले गए, क्योंकि एकदम पास में ही था। सुबह की हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवाएं, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। वेटर ने टेबल पर ढेर सारे ब्रेकफास्ट लगा दिए। पलक बैठ गई। पलक जल्दी से रोस्ट किए हुए टोस्ट हाथ में लेकर खाने लगी। वेद ने एक नज़र उसे देखा, उसके बाद वह खुद उसे ब्रेकफास्ट सर्व करने लगा। दोनों बातें करते हुए ब्रेकफास्ट किया। करने के बाद पलक वेद से जिद करने लगी कि पानी में जाने के लिए। वह मना कर रहा था, पर पलक बोली, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, बस थोड़ा सा। उसके बाद दोनों तालाब के पास खड़े हो गए। दोनों ने अपने शूज़ निकाल कर साइड में रखे और जीन्स को थोड़ा सा ऊपर सरका दिया। उसके बाद वेद पलक का हाथ पकड़ के पानी में ले जाने लगा। जैसे ठंडा ठंडा पानी उनके पैरों पर लगा, दोनों को बहुत अच्छा लग रहा था। पलक तो पैरों से पानी में छप छपाने लगी। वह बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी, जो देख वेद मुस्कुराने लगा। कम से कम आधा घंटा दोनों पानी में खेलते रहे। उसके बाद वेद पलक को ज़बरदस्ती बाहर लेकर निकला। वे दोनों हाथ में शूज़ लिए होटल आ गए, क्योंकि अब उनका चेकआउट था। वैसे तो वेद दोनों कुछ लेकर नहीं आए थे, सिर्फ हाँ, मॉर्निंग का जो कपड़ा था वेद ने रात को ही मंगवा लिया था। वेद ने अपना कार्ड निकाल कर पेमेंट किया। यह पेमेंट बहुत बड़ा अमाउंट में था। पलक भी ध्यान से देख रही थी, और जब वेद ने अमाउंट टाइप किया तो पलक 2-3 बार पलकें झपकाती हुई देखी, ताकि उसे देखने में गलती तो नहीं हुआ हो। जब दोनों बाहर आए तो पलक उसे पूछने लगी, आपने कितना पेमेंट किया? मेरा मतलब इस होटल का पैसा। वेद अपना कार्ड अपनी वॉलेट में रखते हुए आगे बढ़ गया और बोला, उससे तुम्हें क्या? पलक बोली, सच सच बताना। एक दिन और एक रात के लिए उसे आपने 1 लाख रुपए दिया तो क्या हुआ? पूरा होटल हमारे नाम पर था, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था। ये सुनकर पलक उसे आंख दिखाते हुए बोली, 1 लाख कोई छोटी अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा है। इतने में तो हमारे गांव में ज़मीन आ जाएगा। वेद उसका हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए आगे लेकर जाने लगा और बोला, ठीक है, तुम मुझसे 2 लाख ले लेना और जाकर ज़मीन ले लेना, ठीक है? अभी चलो यहाँ से। दोनों कार में बैठ गए। पलक मुंह बनाते हुए बोली, अगर पैसा है तो इतना भी नहीं उड़ाना चाहिए कि जल्दी से ख़त्म हो जाए। ये सुनकर वेद हंस पड़ा और बोला, पैसे रख कर भी क्या करेंगे? एंजॉय करने के लिए ही तो कमाते हैं। वैसे देखा जाए तो वेद अकेला होता तो कभी नहीं जाता। वह तो पलक को अच्छा महसूस कराने के लिए वह उसे लेकर गया था, नहीं तो उसकी तो ज़िंदगी वीरान बनी थी, सिर्फ काम काम। दोपहर में वे दोनों विला आ गए थे। वेद पलक को विला छोड़कर खुद ऑफिस के लिए चला गया और वह सबसे पहले डैनियल को कॉल करके बातें करने लगा। उसने अपनी और पलक के बारे में भी बताया, जो सुनकर डैनियल बहुत खुश हुआ। वेद ने अपना आगे का प्लान डैनियल को बताया, जो सुनकर वह भी उसे सलाह दे रहा था। कॉल कट करने के बाद वेद ने टाइगर को कैबिन में बुलाया। उसे ऑर्डर देते हुए कहा, किसी को भेजकर तपस्वी जी के घर का पता लगाओ कि वहाँ क्या चल रहा है।
क्योंकि नेक्स्ट वीक मुझे बनारस जाना है। टाइगर ओके बॉस बोलकर वहाँ से चला गया और अपने खबरियों से खबर लगाने के लिए कह दिया। शाम तक खबर मिल गया और खबर यह मिला कि तपस्वी जी अपनी छोटी बेटी की शादी करवा रहे हैं। ये सुनकर वेद को भी अजीब लगा और उसने सोचा क्यों ना वह पलक को बता दे। और वेद रात को घर आया तो वह पलक को बताने ही जा रहा था, पर कुछ सोचकर वह नहीं बताया क्योंकि वह पलक को अच्छे से जानता था कि वह बहुत इमोशनल हो जाएगी, जिसके चलते वेद अपनी बात मन में ही रख लिया। उसने कुछ कहा नहीं। दूसरे दिन वेद ने ऑफिस जाने के बाद पलक अकेले लिविंग एरिया में टहल रही थी। वह गार्डन में नहीं जाती थी क्योंकि उसने वेद को वहाँ पर मर्डर करते हुए देखा था। वह दिन भर पवन के साथ बातें किया करती थी। दोपहर में वह अकेले जब भी बैठी थी तो पवन उससे बातें कर रहा था। पलक जब बातों ही बातों में पवन से बोली कि उसे बाहर जाने का दिल तो करता है, पर वह मर्डर वाली बात याद आते ही उसे डर लगने लग जाता, जो सुनकर पवन हंसने लगा और बोला, पलक तुम्हें इतना नहीं डरना चाहिए। कभी कभी हमारी आंखें जो देखती है वह हकीकत नहीं देखती, हमेशा धोखा हो जाता है। क्या मतलब? पलक तुरंत बोल पड़ी, यही कि उस दिन जो तुम्हारे सामने आदमी मरा था वह हकीकत में मरा नहीं है। पवन का इतना कहना कि पलक चौंकते हुए उसे देख बोली, क्या मतलब? मैं खुद अपनी आंखों से उसे तड़प के मरते हुए देखी थी। जो सुनकर पवन मुस्कुराया और अपना मोबाइल निकालकर उस आदमी का फोटो दिखाते हुए कहा, यह अभी भी हॉस्पिटल में है। माना उस दिन बॉस ने उसे बहुत मारा था और उन्होंने उसे गोली भी मारा, पर वह आपको डराने के लिए ऐसा किया था और गोली की आवाज़ से वह बेहोश हो गया। यह सुनकर पलक को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वह जो फोटो देख रही थी वह हॉस्पिटल का ही था। पलक पवन से सवाल करते हुए बोली, फिर आपके बॉस ने ऐसा क्यों किया? पवन बोला, उस वक्त बॉस को लगा होगा कि आपको डरना चाहिए, इसलिए उन्होंने आपको डरा दिया, बाकी कुछ नहीं। पलक अपने दिमाग पर जोर देते हुए सोचने लगी क्योंकि उस रात एक दिन पहले पलक ने उससे कहा था कि वह डरती नहीं है, जिसकी वजह से वेद उसे डराने के लिए यह सब किया। पर पलक बहुत गुस्सा थी और वह वेद के घर आने का इंतजार कर रही थी ताकि उसे पूछे कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रात में जब वेद घर आया तो पलक लिविंग एरिया में बैठे उसी का इंतजार कर रही थी और आते ही वेद के सामने खड़ी हो गई। वेद पलक को अपने सामने देख वेद सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। पलक पूछने तो जा रही थी पर कुछ सोचकर चुप हो गई क्योंकि अभी वेद को फ्रेश होना था, डिनर करना था, और जब दोनों ने डिनर कर लिया तो पलक बोली, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? पलक का इतना कहना कि वेद उसे ध्यान से देखने लगा और बोला, मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? आपने उस दिन मेरे आंखों के सामने जिस आदमी को जान से मारा था वह जिंदा है। पलक का इतना कहना कि वेद अपने होठों को गोल घुमाया और सोचने लगा। उसे यह समझ में नहीं आया कि पलक को कैसे पता चला कि वह जिंदा है, और वह आसपास देखने लगा तो उसके आसपास कोई नहीं था। हो ना हो यह पवन का ही काम है। वेद पलक का हाथ पकड़ के कमरे में लेकर आया, पर पलक जिद करते हुए बोली, पहले आप मुझे बताइए आपने ऐसा क्यों किया? वेद उसे अपने करीब करते हुए कहा, क्योंकि उस वक्त तुम्हें डराना बहुत ज़रूरी था, वरना तुम कोई गलती कर देती जिसकी वजह से मुझे पछताना पड़ जाता। जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम डरती नहीं हो और मेरी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें आंखों के सामने मर्डर किया कि तुम डरो।
यह सुनकर पलक को और भी गुस्सा आया कि वेद उसे डराने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र बनाया। वह अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, आप बहुत निर्दयी हैं, मेरा हाथ छोड़िए। सच में आपको समझना बहुत मुश्किल है, वेद उसे गले लगाते हुए कहा। अच्छा, नाराज़गी छोड़ दो, अब आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, ठीक है? उस टाइम बस गलती हो गया मुझसे। पलक मान नहीं रही थी, पर वेद उसे बड़े प्यार से मना लिया, बल्कि उससे सॉरी भी बोला। पलक उसके मुंह से पहली बार सुनी थी। सॉरी सुनकर पलक ने उसे माफ़ तो कर दी, पर नाराज़ भी थी, क्योंकि उसके वजह से वह कितने दिन से डरी हुई थी। अगर पवन नहीं बताता तो वेद अपने आप से उसे कभी नहीं बताता। 1 हफ्ते बाद बनारस। देखते देखते 1 हफ्ता बीत गया था। तपस्वी जी अपनी छोटी बेटी नंदिनी के लिए फाइनली रिश्ता फिक्स कर लिया था, बल्कि आगे का बातचीत भी उन्होंने बढ़ा दिया। आज नंदिनी को लड़के वाले देखने आ रहे थे। दोपहर में लड़के वाले आ गए थे और उन्होंने नंदिनी को सामने से देखा तो उन्हें वह तुरंत पसंद आ गई। काफ़ी देर तक लड़के वालों की खातिरदारी की तपस्वी जी और गरिमा जी कर रहे थे। सभी लोग खुश थे। लड़के वालों ने भी नंदिनी की बहुत तारीफ किया। नंदिनी को भी लड़का पसंद आ गया था और नहीं भी आता तो भी उसे अपने घर वालों के लिए हाँ कहना ही पड़ता। लड़का पढ़ा लिखा था, उसने भी नंदिनी को आगे पढ़ाई करने के लिए हाँ कह दिया, जिससे नंदिनी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज की जनरेशन सभी चाहते हैं कि उनके पार्टनर पढ़े लिखे एजुकेटेड रहे, जिसकी वजह से नंदिनी ने तुरंत हाँ कह दी। बनारस में जो कुछ हो रहा था वहाँ पर वेद को पल पल की खबर मिलते जा रहा, क्योंकि टाइगर ने अपनी खबरियों से खबर लगवा ले रहा था। वैसे वेद को भी बनारस जाना था, पर जब उसे पता चला कि आज उनके घर में मेहमान आने वाले हैं, इसलिए वह नहीं गया। वह नहीं चाहता था कि वेद को देखकर तपस्वी जी गुस्सा हो जाए, इसलिए वह 2 दिन बाद जाने का फैसला लिया। इधर मुंबई 2 दिन बाद वेद ने बनारस जाने का मन बना लिया और वह पलक को बिना बताए तपस्वी जी के घर पहुंचा। वह पलक को इसलिए नहीं बताया, या तो वह भी घर जाने की जिद करती, वरना उसे कुछ और ही समझने लग जाती, जिसकी वजह से वेद ने उसे कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि अब वह चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए और यही ठीक करने के लिए वह बनारस पहुंच गया। जैसे तपस्वी जी के घर के दरवाजे पर पहुंचा और बेल बजाया कि अंदर से गरिमा जी ने दरवाज़ा खोला। अपने घर के सामने वेद को देख उन्हें गुस्सा भी आया और तो और उम्मीद भी ज़्यादा कि शायद वह अपनी बेटी से मिल सकती हैं। पहले तो गरिमा जी ने अगल बगल में देखी, पर उन्हें पलक दिखाई नहीं दी। वेद अकेला ही उनके सामने खड़ा था। अब घर का बेल बजे और घर वालों को ना पता चले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंदर से दादी और तपस्वी जी भी दरवाजे की ओर देख रहे थे, पर उन्हें साफ क्लियर दिखाई नहीं दिया कि कौन है। दादी तेज आवाज में पूछी, अरे ओ गरिमा, कौन है? आवाज नहीं आ रहा। दादी की आवाज़ सुनकर गरिमा जी पीछे पलटकर देखी तो तपस्वी जी और उनकी माताजी दोनों उन्हीं को देख रहे थे। गरिमा जी वे से सवाल करते हुए बोली, यहाँ क्या करने आए हो और मेरी बेटी कहाँ है? गरिमा जी का इतना कहना कि तपस्वी जी जो अंदर चाय पी रहे थे वह तुरंत कप नीचे रखकर और दरवाजे की तरफ बढ़े, और जैसे उन्होंने दरवाजे पर वेद को देखा कि उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि जब जब वेद यहाँ आया है तब तब उनकी बेइज्जती के सिवाय उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और इस बार उनकी छोटी बेटी की शादी है और वह बिल्कुल भी कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तपस्वी जी
के पीछे दादी भी सामने आकर खड़ी हो गई। इस वक्त नंदिनी कॉलेज गई थी। तपस्वी जी पहले तो अपनी नज़र से आसपास देखे, जहाँ पर कोई था नहीं, और वह गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे दरवाजे पर वापस आने के लिए? दफ़ा हो जाओ जल्दी से। वेद को यही उम्मीद था कि पलक के परिवार वाले इसी तरह से उससे बात करेंगे। वैसे तो उसने अपने यही सोच कर यहाँ आया था कि वह जाकर बहुत इज्जत से उनके साथ पेश आएगा, पर देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वे लोग उसे ठीक तरह से बात करेंगे, जिसके चलते उसने अपने तरीके से बात करना स्टार्ट किया। वेद अपने आंखों से गॉगल्स उतारते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हारे घर आने के लिए, पर इतना तो तुम सबको पता ही होगा कि पलक मेरे साथ है। वेद बोल ही रहा था कि दादी बीच में बात काटते हुए बोली, तो यह बात तो हमें पहले से ही पता था। क्या यह बताने के लिए आए हो? तो हम तुम्हें बता रहे हैं, हमें ना तुमसे लेना देना है और ना ही पलक से, तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। वेद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि कोई उसे इस तरह से भगाए, क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसा किसी ने बर्ताव नहीं किया, पर यह पलक की फैमिली थी जिसकी वजह से वह बर्दाश्त किए जा रहा था। वेद गुस्से में बोला, देखिए मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं आपके घर आने का, और ना ही मैं पलक को आपके घर कभी भेजूंगा। बस मैं ये बताने आया हूँ कि मैं पलक से शादी करने जा रहा हूँ और आप लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। अगर ये शादी आपके घर से होगी तो सबसे ज़्यादा खुशी आपकी बेटी को होगी, और अगर आप उसे अपनी बेटी मानकर शादी निभाएंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। पलक को घर से निकालने के बाद तपस्वी जी को बाद में बहुत पछतावा भी हो रहा था। वह अकेले में कई बार पलक के लिए रोया करते थे। आज उसके बारे में सुनकर उन्हें अच्छा लगा। अगर यही रिश्ता वेद बहुत पहले इज्जत से मांगने आया होता तो वह अपनी बेटी का हाथ खुशी से दे देते, पर बदनामी के साथ वह वेद को देखा और भी उनका गुस्सा बढ़ने लग गया। तपस्वी जी गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोले, तुम यहाँ से जा रहे हो कि नहीं? मैं गांव वालों को यहाँ पर इकट्ठा करूँ? तपस्वी जी का इस तरह धमकी देना वेद को कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि वह मुस्कुराते हुए कहा, अगर गांव वालों को इकट्ठा करोगे तो बदनामी तुम्हारी ही होगी, मेरी नहीं। और वैसे भी छोटी बेटी की जिस तरह शादी कर रहे हो, अगर इस तरह अपनी बड़ी बेटी की कर दोगे तो सब लोग सारी बातें भूल जाएंगे। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, तुम्हारी बेटी बहुत शरीफ है। जिस तरह से तुम लोगों ने उसे घर से निकाला है ना, अगर मैं ना होता तो शायद उसे न जाने कौन से कुत्ते नोच खा गए होते। वेद का इतना कहना कि गरिमा जी मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। उन्हें अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी और वह आगे आते हुए हाथ जोड़ बोली, सुनो, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मुझे मिलवा दो। गरिमा जी का इतना कहना कि दादी ने उनका हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे तू क्या पागल हो गई है जो इसकी बातों में आ रही है? क्या तू ये चाहती है कि तेरी छोटी बेटी की भी बदनामी हो जाए? गरिमा जी ने दादी का हाथ झटकते हुए बोली, बस करिए माता जी, आपकी वजह से मेरी बेटी दर दर भटक रही है। इज्जत संभालते संभालते थक गई हूँ मैं। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, उसके बदले भले आप मुझे घर से निकाल दीजिए कि अब मैं यह घर छोड़कर आज ही चली जाऊंगी, पर मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी। बहुत हो गया, कौन सी इज्जत की वजह से हम डर के ज़िंदगी जी रहे हैं? क्या एक बार भी सोचा आप लोगों ने, अगर कोई उसके साथ ऊंच नीच कर देता तो क्या हमारी उसमें इज्जत नहीं जाती? गरिमा जी बोल ही रही थी कि दादी बोल पड़ी, अरे तो कौन सा उसने नाम रोशन किया है, लड़के के साथ भागकर गई है, न जाने क्या वह इतना ही बोली होगी कि गरिमा जी बोल पड़ी, माता जी आप भी एक औरत हैं और आप अपनी पोती के लिए ये सब कह रही हैं, जरा तो शर्म कीजिए। आज सास बहू जमकर लड़ाई करने लगी। तपस्वी जी कुछ बोल नहीं रहे थे, पर उनका गुस्सा सहन नहीं हुआ और
वेद पर निकालते हुए बोले, तुम जब भी आते हो मेरे दरवाजे पर हमेशा मेरे घर में लड़ाई झगड़ा ही होता है। अब बस करो, अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहते हो तो करो, पर यहाँ मत आओ, ना ही उसे यहाँ भेजना। तपस्वी जी का इतना कहना कि गरिमा जी भी गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, अगर पलक यहाँ नहीं आ सकती तो मैं भी यह घर छोड़कर जा रही हूँ और अपने साथ नंदिनी को भी लेकर जाऊँगी। तो आप माँ बेटे अपनी इज्जत संभालते रहिए और यहाँ शान से रहिए। इतना बोलकर उन्होंने वेद के तरफ देख आगे कहा, मुझे मेरी बेटी के पास लेकर चलो, बहुत हो गया। मैं एक एक दिन अपनी बेटी के बगैर कैसे दिन काट रही हूँ मुझे पता है। मैंने उसे जन्म दी हूँ, 9 महीने कोख में रखी हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। इतना बोलकर गरिमा जी अपनी साड़ी के पल्लू से मुंह दबाए जोर जोर से रोने लगी। उनका दर्द वेद अच्छे से देख सकता था। गुस्सा तो उसे भी आ रहा था, पर वह सब कुछ ठीक करना चाहता था। वेद शांत आवाज में कहा, देखिए मैं तो यही कहूँगा, आप लोग भी ठीक से रहिए। पलक का बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए, मैं हूँ उसके साथ और मैं उसके साथ कभी कोई गलत नहीं होने दूंगा। पर हाँ, मैं ये बताने आया हूँ कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ। अगर वह शादी यहाँ से होती तो उससे में आप लोगों की भी भलाई है और पलक के लिए भी ठीक रहेगा। तो उसके लिए अगर आप मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वैसे भी आपकी बदनामी होने ही वाली है। बदनामी शब्द सुनकर तपस्वी जी को गुस्से से देखने लगे। वहीं वेद आगे बोला, अगर पलक दुखी होगी तो सब दुखी होंगे, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता। करीब 2 घंटे के बाद वेद घर के अंदर सोफे पर बैठा था और गांव के कुछ लोग आए थे, जैसे मोहन जी। सभी लोग बैठकर बातें करने लगे, क्योंकि सभी लोग मान गए थे कि वेद और पलक की शादी करवा दिया जाए, उसके बाद नंदिनी की होगी। अब नंदिनी भी कॉलेज से आ गई थी, वह भी बातें सुन रही थी। उसे खुशी इस बात का हुआ कि उसकी पलक दीदी सही सलामत है, वरना माँ बेटी न जाने क्या कुछ सोच कर बैठी थी। हाँ ना करते आखिरकार तपस्वी जी मान ही गए और सभी लोगों ने क्लियर किया कि पहले वेद और पलक की शादी होगी, उसके बाद नंदिनी की होगी। वेद यहाँ ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, उसे मुंबई जाना था, क्योंकि शादी की तैयारी अभी तो उसे खुद ही करना है और यह खुशी पलक को भी उसे बताना था। वेद खड़ा हुआ और सभी के तरफ देख कहा, मेरी और पलक की शादी का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा, बल्कि आपकी दूसरी बेटी नंदिनी के लिए भी मैं आप लोगों का फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। वेद ने टाइगर को अंदर बुलाया और उसे यहाँ सब कुछ अरेंज करने के लिए कह दिया। तपस्वी जी ने कहा, ठीक है, मैं पंडित जी से बात करके तुम्हारी शादी का डेट निकलवाता हूँ, उसके बाद तैयारी शुरू करवाना, अभी कुछ मत करो। यह सुनकर वेद को अच्छा लगा और वह जाते जाते हाथ जोड़कर सभी को नमस्ते किया। वह आज पहली बार ऐसा कर रहा था और वहाँ से चला गया। वह जैसे बाहर आया कि नंदिनी भागते हुए बाहर आई और वेद से बोली, मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। वेद ध्यान से नंदिनी को देखने लगा और बगैर कोई सवाल जवाब किए अपना नंबर बोलने लगा। पलक जल्दी जल्दी हाथ पर नंबर लिखने लगी, क्योंकि वह निकलते वक्त अपने हाथ में पेन लेकर निकली थी और मुस्कुराते हुए नंदिनी झट से घर में चली गई। डियर लिसनर, अगर स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।